नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सभी न्यूज मित्रों का सत्ता में। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत सत्य पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज मैंने आपको उस जम्मू कश्मीर में लेकर चलेंगे जहां एक और आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन क्या इन आतंकी हमलों की स्क्रिप्ट चीन में लिखी गई है? क्या पाकिस्तान के आतंकी चीन के ऑर्डर पर जम्मू कश्मीर में ये हमले कर रहे हैं? और इस पर बहुत चौंकाने वाली थ्योरीज हैं। इसके 5 सबूत आज हम आपको दिखाने वाले हैं। फिर धर्मांतरण वाली उस आग की आंच महसूस करिएगा जो यूपी में एक मौलाना ने लगाई है। नाम है तौकीर रजा, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो 21 जुलाई को 23 जोड़ों का सामूहिक धर्म परिवर्तन कराएंगे। लेकिन इस पर पुलिस क्या कर रही है और इस आग से सियासत में कैसे उबाल आया है, यह भी देखिएगा। वैसे सियासत का तापमान इस वक्त बिहार में भी बहुत ज्यादा है और इसकी वजह है विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या। अब 3 ग्लास, 3 बाइक और कुछ कागजों की मदद से एसआईटी कैसे इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लगी है, इस पर भी सत्ता की कुंजी है। आज यूपी में एक बड़ा फैसला हुआ है। शिक्षकों के विरोध को देखते हुए योगी सरकार ने डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। अब यह तय किया गया है कि इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी और फिर इस विवाद का हल निकाला जाएगा। आज सत्ता की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। हमने कल आपको दिखाया था कैसे दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण से उत्तराखंड के साधु संत और तीर्थ पुरोहित गुस्से में हैं। इस विरोध को देखकर श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी के अध्यक्ष ने कहा है, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो मंदिर का नाम बदलने के लिए तैयार है। आज सत्ता में हम आपको हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का नया अवतार दिखाएंगे। ट्रंप जब अपने कान पर पट्टी बांधकर समर्थकों के बीच पहुंचे तो उनके तेवर एकदम अलग थे और समर्थकों का जोश काफी हाई था। आज इस खबर पर एक वीडियो गूंजी है और एक दिलचस्प खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आई है। चेन्नई की एक महिला ने अपने पहले पति से तलाक लिए बिना दूसरी शादी की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने महिला और उसके दूसरे पति को 6-6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। आदेश के अनुसार पहले 6 महीने पति जेल में रहेंगे और फिर महिला को 6 महीने जेल में भेजा जाएगा। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां एक तरफ हिंदुस्तान की सरकार लोकतंत्र की सत्ता मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान है जो चीन की मदद से जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद की आग में झोंकने की साजिश रच रहा है। सोमवार रात जम्मू कश्मीर के डोडा में फिर आतंकी हमला हुआ। फिर से दहशतगर्दों ने देश के जवानों पर छिपकर फायरिंग की और घने जंगलों में छिप गए। डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की इस गोलीबारी में सेना के एक कैप्टन समेत 4 जवान और 1 पुलिस का जवान शहीद हो गया। पिछले 24 घंटों से आतंकियों की तलाश की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के जवान इस शहादत का बदला लेंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। लेकिन आज सत्ता में हम जिस सवाल और जिस साजिश का जिक्र कर रहे हैं उसका नेटवर्क सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक है और माना जा रहा है कि इसका कनेक्शन शहबाज शरीफ की चीन यात्रा से है। आधिकारिक रूप से इस यात्रा का उद्देश्य चीन पाकिस्तान के संबंधों की मजबूती और आर्थिक मदद ही माना गया। लेकिन अब यह संकेत मिल रहे हैं कि इसके पीछे का गणित कुछ और ही है। हम आपको एक एक करके ऐसे साक्ष्य दिखाएंगे जो शक पैदा करते हैं, लेकिन पहले कुछ सवाल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले तेज क्यों हो गए? क्या इस यात्रा के बाद पाकिस्तान और चीन के बीच किसी नई रणनीतिक साझेदारी का गठन हुआ है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है? क्या चीन जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान को हथियार और उपकरण दे रहा है? क्या जिनपिंग और शहबाज मिलकर जम्मू कश्मीर के चुनाव को टारगेट कर रहे हैं? क्या शहबाज की चीन यात्रा पाकिस्तान की नई जम्मू कश्मीर आतंक नीति की शुरुआत है? आज जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके पाकिस्तान और चीन वाले कनेक्शन को समझने के लिए आपको कुछ फ्लैशबैक तस्वीरों और तथ्यों पर गौर करना होगा। एक्सक्यूज मी। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, यह जून 2024 की है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने कूटनीतिक मालिक शी जिनपिंग से मिलने चीन के दौरे पर गए थे। 4 से 8 जून के बीच शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग के बीच कई दौर की मीटिंग हुई, निजी मुलाकातें हुई। इन्हीं मुलाकातों की ये एक तस्वीर जिसमें दोनों हाथ भी मिला रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच कश्मीर को लेकर बातचीत हुई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले तेज हुए। सवाल है कि क्या ये हाथ जम्मू कश्मीर को टारगेट करने के लिए मिले थे? किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग करने में चीन को महारत हासिल है और पाकिस्तान के आतंक प्रेम के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है।
जहां तक बात सबूतों की है तो पिछले कई आतंकी हमलों के बाद दहशतगर्दों के पास से मेड इन चाइना सामान मिल चुका है, जो अपने आप में सवाल भी है और सबूत भी है। इसे आप ऐसे समझे कि 4 से 8 जून के बीच शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इस मीटिंग के बाद से जम्मू कश्मीर में अब तक 8 आतंकी हमले हो चुके हैं। पिछले 78 दिनों में जम्मू कश्मीर में 11 आतंकी हमले हुए हैं। सिर्फ जम्मू डिवीजन के डोडा में 34 दिन में 5वां एनकाउंटर हुआ है। अगर कहें कि संयुक्त साजिश वाली कहानी की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है, टारगेट पहले ही तय किया जा चुका है, तो गलत नहीं होगा। आपको आतंक का वो कैलेंडर दिखाते हैं जिसकी तारीख, जिसके खूनी खेल की कहानी शहबाज और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद की है। 9 जून 2024 को जम्मू कश्मीर के रियासी के में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने कटरा जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर 25 से 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद बस खाई में गिर गई। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई। यह हमला शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ की मुलाकात के सिर्फ 24 घंटे के अंदर हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली। 11 जून 2024 को कठुआ के हीरानगर में 2 आतंकी मारे गए थे। आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ कांस्टेबल शहीद हो गया था। इसके अगले दिन 12 जून को जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी का एक कांस्टेबल जख्मी हो गया। 26 जून 2024 को डोडा के में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स का एक जवान भी घायल हुआ था। इसके बाद 6 जुलाई 2024 को कश्मीर के कुलगाम में 2 इलाकों में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। 7 जुलाई को राजौरी में आर्मी कैंप के पास आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक जवान घायल हो गया था। 8 जुलाई 2024 को कठुआ में हुए आतंकी हमले में 5 सेना के जवान शहीद हो गए थे। वहीं घात लगाकर सेना के काफिले पर किए गए हमले में 5 जवान घायल हो गए। 15 जुलाई 2024 यानी कल रात जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। सवाल है कि आखिर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हो रहा है जो पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी चुभ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान को इतना बड़ा करंट का झटका लग रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अगले 2 महीने में विधानसभा चुनाव संभव है। चुनाव आयोग सितंबर तक चुनाव कराने की तैयारी में। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार जम्मू कश्मीर के मंच से यह ऐलान कर चुके हैं कि वहां बहुत जल्द जनता की चुनी हुई सरकार होगी। इसके अलावा कश्मीर में सेना की सख्ती और जवानों को आतंकियों के खिलाफ फ्री हैंड वाली पॉलिसी भी जारी है। जांच एजेंसियों को शक है इन्हीं वजहों से चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बुझती आग को नए सिरे से हवा देने की साजिश रच रहे हैं। और इन सब से एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कश्मीर में वोटिंग हुई, उससे आतंकियों को यह समझ में आ गया है, पाकिस्तान को यह समझ में आ गया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो अब उनका साथ देने के मूड में नहीं। सर्च में हमें 4 AK राइफल मिले, 2 पिस्टल मिली, राइफल्स के साथ में 8 AK की मैगजीन, 3 पिस्टल की मैगजीन, AK के 192 राउंड, पिस्टल के 26 राउंड मिले। जो राइफल थी उनमें चाइनीज मार्किंग है और जो पिस्टल्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी मार्किंग है। Well, usually we find the AK series and at times, like you said, M4 rifles being recovered. This M16 is a Chinese make 9mm caliber weapon. This is an unusual recovery. It is found that 3 pistols, 4 grenades, 6 magazines and 48 rounds have been recovered. जम्मू कश्मीर में यह भी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में आतंकवादियों का टारगेट कश्मीर से शिफ्ट होकर जम्मू रीजन हो गया और यहां ज्यादातर हिंदू गांवों को ये टारगेट बनाते हैं ताकि लोगों में दहशत हो। इनकी साजिश ये है कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, जहां विकास की कई परियोजनाएं चल रही हैं, जहां लोग अब खुलकर मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, वहां फिर से 90 के दशक वाला आतंक कायम हो सके। इस मकसद को अंजाम देने के लिए आतंकी जम्मू कश्मीर में जंगलों का सहारा ले रहे हैं। कल रात भी आतंकी फायरिंग करके
डोडा के जंगलों में छिप गए, जो कि एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में हुए सभी बड़े आतंकी हमले और पीर पंजाल इलाके में हुए हैं। ये बड़ा हैरान करने वाली खबर है। ये अटैक पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित राजौरी पुंछ रियासी बेल्ट में हुए हैं। ये बेल्ट जम्मू को कश्मीर से अलग करती है और पीर पंजाल घाटी में आने वाले राजौरी और पुंछ जैसे जिले पीओके के साथ एलओसी के 225 किलोमीटर एरिया को टच करते हैं। आतंकी इन्हीं रास्तों से होकर जम्मू के जंगलों में घुसपैठ करते हैं। घुसपैठ का बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है। अब यहां पर पूरी पीर पंजाल बेल्ट और खास तौर पर भद्रेवा, किश्तवाड़ और त्रिकुटा के जंगलों में आतंकवादियों को रणनीतिक लाभ मिलता है। डोडा के घने जंगल और पहाड़ी आतंकवादियों को आसानी से छुपने की सुविधा देते हैं। ये सुरक्षा बलों के लिए उनकी मूवमेंट को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण बना देता है। जंगल में जो घनी वनस्पति और ऊंची पहाड़ियों के कारण आतंकवादियों के लिए सुरक्षा बलों की निगरानी से बाहर रहना संभव हो जाता है। जंगल में पानी, खाना और आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं। आतंकवादियों के लिए लंबे समय तक छुपकर रहना आसान हो जाता है और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा बलों को ऑपरेशंस चलाने में कठिनाई होती है, जबकि आतंकवादियों के पास इन इलाकों में रहने और अटैक करने का पूरा प्लान होता है। हैरान करने वाली बात इस सब में यह है कि ये आतंकी जिस इलाके में हैं, उन जंगलों में बाकायदा टनल्स भी पाई गई हैं और हमारे पास अभी तक इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं है, ये चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ चीन, पाकिस्तान, आतंकी और जंगल वाली चुनौतियां नहीं है, बल्कि एक चुनौती आतंकवादियों को स्थानीय लोगों का समर्थन और राज्य के नेताओं को राजनीति भी है। डोडा के आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आतंकवाद के लिए राजनीति को जिम्मेदार बताया। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय दलों की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में टेरर नेटवर्क बढ़ा है। कुल मिलाकर आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक आग भी बराबर की लगी हुई है। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common man and the security men bewildered, frightened and confused. जो इस वक्त के डीजी हैं, ही इज मोर बिजी विद फिक्सिंग थिंग्स पॉलिटिकली। उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए। वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अपना सिक्योरिटी लैप्स और लापरवाही छुपाने के लिए ऐसे मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाना, ये बीजेपी की उनकी हिस्ट्री है। ये डीजीपी ने बयान नहीं दिया, ये जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने उनको बयान लिख के दिया, ये वही उन्होंने बताया। डायरेक्टर जनरल पुलिस साहब ज़्यादा पॉलिटिक्स बोलते हैं और सिक्योरिटी के मामलात पे मुझे लगता है शायद कम ही बोलना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि वो सिक्योरिटी के मामलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे दें। अब एक बड़ी हैरान करने वाली खबर, हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण वाली उस आग की जिसकी लपटों को बयानों वाले घी से और तेज किया जा रहा है। अब तक धर्मांतरण का जो खेल खामोशी से होता था, उत्तर प्रदेश के एक मौलाना ने इसे खुलेआम मंच सजाकर और पुलिस प्रशासन के सामने करने की इच्छा जताई है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन की अनुमति और सुरक्षा भी मांगी है। दरअसल धर्मांतरण के मुद्दे को हेडलाइन बनाने वाली यह खबर उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहां इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 23 हिंदुओं के सामूहिक और सार्वजनिक धर्मांतरण का ऐलान किया। उसकी शुरुआत 21 जुलाई से करना चाहते हैं, जिसमें 5 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर वहीं पर सामूहिक निकाह कराया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा ने इसके लिए एक पत्र लिखकर प्रशासन से सामूहिक धर्मांतरण कार्यक्रम की इजाजत मांगी।
मौलाना का कहना है कि अलग अलग जिलों और धर्मों की 15 लड़कियां और 8 लड़के हैं जो इस्लाम अपनाना चाहते हैं और निकाह करना चाहते हैं। 21 जुलाई के दिन 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करवाया जाएगा। तौकीर रजा ये भी दावा कर रहे हैं कि कई मुस्लिम युवतियां भी हिंदू धर्म अपना चुकी हैं और शादी कर चुकी हैं। तब किसी हिंदू संगठन ने इसका विरोध नहीं किया, इसीलिए अब भी विरोध नहीं होना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा है, वो धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि सावन के पवित्र महीने में इस तरह धर्मांतरण कराकर मौलाना तौकीर रजा माहौल खराब कराना चाहते हैं। बरेली प्रशासन मौलाना तौकीर रजा के धर्मांतरण वाले ऐलान के बाद अलर्ट है और आश्वासन दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा जिससे लोगों की परेशानी बढ़े। कुल मिलाकर धर्मांतरण के इस सार्वजनिक खेल के कारण बरेली में तनाव खतरे के लाल निशान तक पहुंच चुका है और हिंदू संगठन मौलाना तौकीर रजा पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। अगर मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी गई तो इंशाअल्लाह जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम बात नहीं करेंगे। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं। इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। मौलाना तू 23 लड़के लड़कियों की बात करता है, यदि तूने एक भी हमारे हिंदू भाई बहन का धर्मांतरण कराया या कलमा पढ़वाया तो मैं बरेली में आकर हजारों समर्थकों के साथ तेरी जीभ काट दूंगा। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा। इस तरह के जो षड्यंत्र हैं ये ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, ये तो बार बार हो रहा है और इसमें बहुत सारे जो लोग षड्यंत्रकारी जो लोग हैं वो तौकीर रजा जैसे लोग जो है लगे हुए हैं। मैं और मेरे साथ में सब हिंदुओं को मैं जगाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि 20-30 साल के बाद हमारा ऐसा होगा, हिंदुओं का नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होता रहा और हम नहीं जागे तो ये तो 20 साल भी नहीं लगेगा, ये तो बहुत जल्दी नुकसान हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हमें और आपको अपनी हिंदू आबाद में रखे। हमने तो आज तक कोई विरोध किया नहीं है। कितनी लड़कियों के ऐसे मामले आए, लड़कों के मामले आए जिन्होंने अपना मजहब बदल लिया, हमने कोई एतराज़ नहीं किया क्योंकि ये उनका ज़ाती मामला है। और कोई अगर इस्लाम कबूल कर रहा है बिला किसी दबाव के, बिला किसी लालच के, तो उसका वो इख्तियार है। मैं मांग करूंगा, मोदी जी से आग्रह करूंगा, योगी जी से आग्रह करूंगा कि इनके फन को कुचला जाए। ये तौकीर रजा ने जो कुछ भी बोला है ये खुली चुनौती है, इनके फनों को कुचला जाए और इनके प्रति जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई वो हो। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर बरेली में माहौल गर्म है, लेकिन वो अपने बयान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हमने उनसे बात की तो भी उनका साफ कहना था कि जब दूसरे धर्म के लोग धर्म परिवर्तन करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर जी, जिस तरह से आपने कल जो बयान दिया था कि 23 लड़का लड़कियों धर्म, क्या लगता है उससे कि सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं होगा? नहीं, अभी तक जितने धर्म परिवर्तन होते रहे हैं और बिना परमिशन होते रहे हैं मंदिरों में, मठों में, और पुजारी अपनी मोहर लगाकर सर्टिफिकेट जारी करते रहे हैं, उससे अगर कहीं माहौल खराब नहीं हुआ है तो मैं किसी का धर्म परिवर्तन कराने नहीं जा रहा हूँ।
मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनका निकाह कराने जा रहा हूं। वो जो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं और आपस में उनके ताल्लुकात बने हुए हैं, रिलेशन बने हुए हैं, उनको लीगलाइज कराने के लिए मैं ये सामूहिक निकाह करा रहा हूं। तो मैं धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा हूं, लेकिन जिला प्रशासन इसके बावजूद कि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूं, इसके बावजूद मैंने परमिशन मांगी है। लेकिन जिला प्रशासन से मेरा सवाल ये है कि मंदिरों में और मठों में मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जाता रहा, उन्होंने आज तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या हिंदुस्तान में 2 कानून चल रहे हैं? मुसलमानों के लिए अलग कानून है, मुसलमान कोई काम करता है तो उसके ऊपर सारी पाबंदियां और सारे एक्ट लगाए जाएंगे, और हिंदुओं के लिए अलग कानून है कि मंदिर में बैठ के वो किसी को भी सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, किसी का भी धर्म परिवर्तन कर सकता है। वो अगर बिला इजाजत कर सकता है तो हमें भी वो इख्तियार होना चाहिए, और अगर हमें वो इख्तियार नहीं है तो उनका वो इख्तियार खत्म होना चाहिए, उन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और अब तक जो हुआ है उसके खिलाफ कम से कम उन्हें ये ऐलान करना चाहिए जिला प्रशासन को कि आज तक जो किया है इन्होंने गलत किया है। वैसे तो तौकीर रजा मौलाना है और धर्मांतरण और मजहब से जुड़े कार्य करना ही उनका मुख्य काम है, लेकिन इसके अलावा उनका राजनीतिक इतिहास भी रहा है। वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जुड़ते रहे हैं, जिसके कारण सामूहिक धर्मांतरण के उनके ऐलान ने राजनीतिक दलों को भी एक्शन मिला दिया है। बीजेपी तौकीर रजा के ऐलान पर काफी गुस्से में है। वो कह रही है कि ये मामला लोगों को भड़काने का है। अगर उस समय सारे मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दिया गया होता, आज तौकीर रजा पैदा नहीं लेता, और आज वो चुनौती दे रहे हैं धर्म परिवर्तन सामूहिक करा करके। अब तो इन लोगों को जेल में होना चाहिए। मैं ये कहता हूं तौकीर रजा, हिंदुओं के सब्र की परीक्षा मत लो। तुम्हारे पूर्वज भी वही हैं जो मेरे पूर्वज हैं। सरकार निश्चित तौर पर ऐसे नफरती मौलाना पर कार्रवाई करेगी, लेकिन जो लोग आए दिन सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, इन सबको जवाब देने की आवश्यकता है। इस नफरती मौलाना पर उनकी चुप्पी ये बता रही है कि वो लव जिहाद को जो है खुले तौर पर समर्थन देने पर आमादा है। अगर कोई कह करके भय से, लोभ से, लालच से या किसी अन्य दबाव से किसी का धर्मांतरण कराता है तो एक संज्ञेय अपराध है। राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को चाहिए कि वैधानिक कार्रवाई कठोरता से। मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता हैं और आला हजरत खानदान से आते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। 2001 में तौकीर रजा मजहबी मौलाना के ने नेतागिरी की तरफ कदम बढ़ाया और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। उनका सिर काट कर लाने वाले को 5 लाख के इनाम की घोषणा की थी। वर्ष 2009 में मौलाना तौकीर रजा कांग्रेस के करीब आए और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण सिंह एरन को समर्थन देकर सांसद बनवाया। 2010 में बरेली में सांप्रदायिक हिंसा हुई तो आरोप तौकीर रजा पर लगे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। अखिलेश यादव सीएम बने तो तौकीर रजा को 2013 में हथकरघा निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया था। वर्ष 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बीएसपी को समर्थन दिया। वर्ष 2022 में बरेली में एक धार्मिक आयोजन में मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुओं को धमकाते हुए कहा था कि हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस दिन मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर मौलाना तौकीर रजा का पुराना रिकॉर्ड लोगों को भड़काकर माहौल खराब करने के लिए कुख्यात रहा। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इस बार भी वो यही करने की कोशिश में हैं।
वैसे कौन किस धर्म को मानेगा ये उसका निजी विषय है और भारत में इसकी पूर्ण आजादी है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा धर्मांतरण को एक सार्वजनिक आयोजन में बदलकर मजहबी और सियासी लाभ लेने की कोशिश करते दिख रहे हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई। खबरों की दिशा को अब ग्लोबल सत्ता की ओर मोड़ते हैं, जहां अमेरिका में काफी हलचल है। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में हुए हमले के बाद कल पहला मौका था जब डोनाल्ड जे ट्रंप सार्वजनिक मंच पर नजर आए, यानी गोली चलने के सिर्फ 48 घंटे बाद ट्रंप दुनिया के सामने आए। ये देखिए, 48 घंटे के अंदर ट्रंप ने अपनी एक और रैली को संबोधित किया। कान पर पट्टी बंधी हुई, ट्रंप के दाहिने कान पर सफेद रंग की पट्टी बंधी है। पेंसिल्वेनिया में जब ट्रंप पर गोली चली थी तो उनके इसी कान में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका कान का एक हिस्सा जो है वो उड़ गया है। उनके चेहरे पर खून के छींटे भी तब देखे गए थे जब गोली चली थी। दरअसल विस्कॉन्सिन के मिल्वाकी शहर में रिपब्लिकन पार्टी का सम्मेलन था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया। विस्कॉन्सिन वो जगह है जहां पर जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो इनकी पकड़ थोड़ी कमजोर थी और लास्ट मोमेंट पर ये यहां से जीते थे, इसीलिए विस्कॉन्सिन इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए ट्रंप को 1215 वोटों की जरूरत थी एज अ रिपब्लिकन नॉमिनी, लेकिन उन्हें 2387 वोट मिले, जो करीब करीब दोगुने हैं। चुने जाने से पहले जब ट्रंप पार्टी के सम्मेलन में पहुंचे तो उनके समर्थकों ने यूएसए यूएसए के नारे लगाए, साथ ही हवा में मुट्ठी लहराते हुए लोग फाइट फाइट कहते नजर आए। शनिवार को गोली लगने के बाद ट्रंप ने हवा में मुट्ठी लहराकर इसी तरह फाइट फाइट कहा था। हालांकि ट्रंप ने कल सम्मेलन में एक बार भी खुद पर हुए हमले का जिक्र नहीं किया, लेकिन हमले के सिर्फ 48 घंटे बाद सार्वजनिक मंच पर पहुंचने वाले ट्रंप के जोश में कोई कमी नहीं थी। रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन और ट्रंप के जोश पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, वो देखिए, फिर कुछ सवालों की चीर फाड़ करेंगे जिनका जवाब अब तक ना तो FBI के पास है और ना ही अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के पास। President Trump, we are honored to have you here tonight, and on behalf of the entire Republican Party all across America, we are grateful for you to be our nominee for the 47th President of the United States of America. ट्रंप पर गोली चलने के कुछ ही सेकंड्स के बाद वो मुट्ठी बंद करके फाइट फाइट बोल रहे थे। ये है वो शॉट, दोनों तस्वीरों को देखिए। 48 घंटे के अंदर ही इज बैक अगेन, ये कहा जा रहा है अमेरिका में। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का मुट्ठी उठाना एक ऐसा प्रतीक है जो एकजुटता और विद्रोह से जुड़ा हुआ है। ये प्रतीकात्मक रूप से संघर्ष को दर्शाता है। इस संकेत को ट्रंप ने धीरे धीरे अपनी सार्वजनिक छवि का हिस्सा बना लिया है। ट्रंप ने 1990 के दशक से इसे अपनी सार्वजनिक छवि का हिस्सा बनाया। हमने उस दौर की तस्वीरें भी आपके लिए निकाली हैं। तब से ट्रंप विभिन्न अवसरों पर इसे इस्तेमाल करते हैं। हाल ही के उदाहरण ले लें तो 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान अदालत में पेश होते समय और चर्चा में भाषण देते समय उन्होंने इसका प्रयोग किया था। वैसे ये तस्वीर तब की है जब ट्रंप एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, बैंक्रप्सी की कगार पर थे, और उनकी एक बाकायदा बायोग्राफी उन्होंने रिलीज की थी, उसका कवर भी ऐसा ही था। इसे देखते ही ट्रंप के समर्थक जोश में आ जाते हैं और ट्रंप के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं। मुट्ठी उठाने वाले इस इशारे का इतिहास भी है। 20वीं सदी की शुरुआत में यह समाजवाद, साम्यवाद और मजदूर संघों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत था। 1960 के दशक में ब्लैक पावर आंदोलन का प्रतीक बना। 1968 के ओलंपिक खेलों में इसका प्रयोग किया गया। इसे 1980 के दशक में आयरन फिस्ट के रूप में श्वेत लोगों के गर्व का प्रतीक भी बनाया गया। 2014 में अमेरिका के फर्ग्यूसन विरोध प्रदर्शनों और 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन में इसे अन्याय के विरोध का प्रतीक माना गया। खेलों की अगर दुनिया में इस इशारे के लिए गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स मशहूर हैं। ये देखिए एक्सक्यूज मी,
वो अपनी कामयाबी की खुशी इसी इशारे के जरिए प्रदर्शित करते हैं। वैसे अमेरिका से बाहर भी दुनिया भर में यह इशारा कामयाबी और शक्ति प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ आज अमेरिका में इंडिया की भी चर्चा हो रही है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए जिस जेम्स डेविड वेंस को चुना गया है ट्रंप की तरफ से, उनका भारत से गहरा कनेक्शन है। वो ठीक ट्रंप के बगल में, ट्रंप के लेफ्ट साइड में, इसी विस्कॉन्सिन के शो ऑफ स्ट्रेंथ में दिखाई देते हैं। कल विस्कॉन्सिन के मिलवाकी शहर में रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में जेम्स डेविड वेंस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया ट्रंप की तरफ से। रनिंग मेट कहते हैं वैसे उसको। 39 वर्ष के, सिर्फ 39, सोचिए 39 वर्ष के जेम्स डेविड वेंस 2022 में पहली बार ओहायो से सेनेटर चुने गए। ये पहले मिलेनियल हैं जो कि इतनी बड़ी पोस्ट के लिए अब रन कर रहे हैं। उन्हें ट्रंप का करीबी माना जाता है। वैसे शुरुआती दिनों में जेम्स डेविड वेंस ट्रंप के बड़े विरोधी थे। 2016 में तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से ट्रंप की आलोचना की थी, लेकिन 2021 में उन्होंने ट्रंप से माफी मांगी और उनके करीबी बन गए। जेम्स डेविड वेंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के बाद अमेरिका में भारत की और भारत में उनकी इसलिए ज्यादा चर्चा है क्योंकि उनकी पत्नी उषा चिलकूरी वेंस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, इंडियन ओरिजिन की है। उषा चिलकूरी और जेडी वेंस की पहली मुलाकात ये लॉ स्कूल में हुई थी 2014 में केंटकी में। दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी भी की। उषा चिलकूरी एक वकील हैं। वेंस फैमिली में 3 बच्चे हैं जिनका नाम इवान, विवेक और मीराबेल है, यानी 2 बच्चों के नाम अंग्रेजी और एक नाम हिंदी से लिया गया है। उषा चिलकूरी के पिता आंध्र प्रदेश से हैं। वो सालों पहले कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में बस गए थे। उषा का जन्म और पढ़ाई कैलिफोर्निया में हुई है। उषा के पिता एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और माँ एक जीव वैज्ञानिक है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अमेरिकी चुनाव के नतीजे जो भी हों, उपराष्ट्रपति चाहे कमला हैरिस बने या फिर जेम्स डेविड वेंस, उपराष्ट्रपति के परिवार का एक सदस्य भारतीय मूल का ही होगा। अगर कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनती है तो वो खुद भारतीय मूल की है। अगर जेम्स डेविड वेंस जीतते हैं तो उनकी पत्नी भारतीय मूल की है। और हाँ, कमला हैरिस ने बाकायदा ये इच्छा जताई है कि वो डेविड वेंस के साथ एक डिबेट में शामिल होना चाहती हैं। लेकिन अब बात करते हैं बिहार के दरभंगा में हुई उस हत्या की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अलग खबर है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिहार के एक पूर्व मंत्री और खुद को सन ऑफ मल्लाह बताने वाले मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष हैं और उनके पिता जीतन सहनी का शव उनके पैतृक घर में मिला। पुलिस के मुताबिक एक धारदार हथियार से जीतन सहनी की हत्या की गई है। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ कातिल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस मर्डर पर सियासत का मीटर फुल स्पीड में दौड़ रहा है और बीजेपी के कुछ नेता ट्रंप पर हमले का हवाला दे रहे हैं। इस पर हमने एक रील तैयार की है, लेकिन पहले यह समझे कि मुकेश सहनी के पिता के हत्या के बाद गठित एसआईटी के सामने वो कौन से सुराग हैं जिनके जरिए हथियारों तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज है। पुलिस के मुताबिक जिस कमरे में जितिन सहनी का शव मिला वहां टेबल पर 3 खाली गिलास रखे थे। इसके अलावा कमरे में कुछ कागजात भी बिखरे हुए मिले हैं। घर के अंदर से 3 बाइक मिली हैं। अब तक 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। कमरे के अंदर रखी हुई अलमारी भी घर से बाहर मिली है। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में एक लाल बक्सा भी है जो पुलिस को घर के पीछे बने तालाब से मिला। ये वो सबूत हैं जिनके आधार पर एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। हालांकि अभी तक उसके सामने इस मर्डर मिस्ट्री की जो 4 थ्योरी हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पहली थ्योरी, घर में जिस तरह 3 ग्लास मिले हैं, जो हालात थे उसे देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या हत्यारे मुकेश सहनी के पिता के जान पहचान वाले थे, यानी कि नोन एंट्री थी। दूसरी थ्योरी, क्या इस मर्डर में 1 से ज्यादा लोग शामिल थे, इसका इशारा डीजीपी ने भी किया है। तीसरी थ्योरी, क्या हत्या चोरी करने के मकसद से की गई क्योंकि घर का सामान बिखरा मिला। और चौथी थ्योरी ये कि क्या किसी साजिश के तहत मुकेश सहनी के पिता का कत्ल किया गया। इस बारे में हम आपको आगे भी बताना चाह रहे थे, लेकिन ये हूटर बच चुका है। फिलहाल दीजिए इजाजत, हमारी रील्स को खूब शेयर करिए। नमस्कार।